साथियों नमस्कार। डॉक्टर अजय जोशी, इंदौर कायाकल्प परिवार, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इंदौर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और साथ ही डॉक्टर मयंक बोलवाल जी, आनंद बिरादर जी, डॉक्टर अंतिम जैन, इन सबके साथ मिलकर जो होलिस्टिक भारत का सपना है उस सब में आपका स्वागत है ना। तो यहाँ जो हम आज सबसे पहले तो 2 अक्टूबर, दो महान विभूतियों का जन्मदिन और एक उनमें 150वीं वर्षगांठ और दूसरे सादा जीवन उच्च विचार हमारे शास्त्री जी। तो महात्मा गांधी ने नेचुरोपैथी के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है ना। महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली की एक विशेषता दिखाई दी है कि बिगर कुछ खोए हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। ये निर्भरता के बजाय आत्मविश्वास बढ़ाता है। जो प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाता है उसे डॉक्टर, दवाई और अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। डॉक्टर महात्मा गांधी जी ने, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया और अपने सगे संबंधी, है ना, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में जो उनके सहयोगी थे वो सबके मिलके बहुत काम किया। युद्ध पीड़ित, महामारी से पीड़ित मरीजों का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार किया। मड पैक, कोल्ड पैक, टब बाथ, मसाज, संतुलित भोजन, उपवास, पैदल चलना, एयर बाथ, सन बाथ और प्रार्थना, राम नाम की दवा, जो उसमें बहुत काम किया है। तो आज महात्मा गांधी जी को याद करते हुए, शास्त्री जी को याद करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा विषय है वह है रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा। 2 सेशन पहले हो चुके हैं, है ना। उसमें हमने शरीर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में समझा। उससे पहले हमने प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत को समझा। आज हम देखते हैं रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले ये देखना है सामान्य नियम क्या है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने में हमें बेसिक चीजें समझना पड़ेगी। बेसिक चीजें में प्रकृति के अनुसार जीवन यापन और घरेलू उपचार की दैनिक जो दिनचर्या अपन आज बात कर रहे हैं, ये क्या करती है, स्वास्थ्य को बनाए रखती है और शारीरिक मानसिक क्षमताओं को, एबिलिटी को स्थिर बनाने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया साथ। इनका प्रयोग शुरू करने के लिए शरीर पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्वास्थ्य जीवन की नियमावली है उसमें है मानसिक अनुकूलता, मेंटल एडजस्टमेंट। सुबह जब नींद खुल के जब हम शरीर पूरे समय, है ना, पीठ के बल लेटे हुए शरीर को तनाव मुक्त करें, चंद मिनटों के लिए मन में विश्राम, शांति और अच्छाई का भाव लाएं, प्रार्थना करते हुए अपने दिन भर में करने या न करने के कार्यों को विचार करें और पूरी अंगड़ाई लें। आप देखिए जितने भी जीव है, भले वो 2 पाए हो, 4 पाए हो, सब अपनी स्टेज करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें और उनको आभार प्रकट करें और मन में प्रार्थना करें, बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे आज का दिन देने व लेने के लिए प्राप्त हुआ है। बौद्धिक और शारीरिक नियंत्रण की अपनी कमियों को दूर करने का अच्छा अवसर मिला है और ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि उनने मुझे आज का ये शुभ दिन दिया। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी श्वास गई तो है पर वापस नहीं आई। तो धन्यवाद है कि मेरे साथ श्वास प्रश्वास आ रही है। फिर हमको बिस्तर से उठकर मुंह को ठंडे पानी से धोएं, फिर अपनी हथेली में ठंडा पानी भरकर दाएं बाएं नथुने से उसे खींचे ताकि मुंह में पानी आ जाए। शुरुआत में से 5-6 बार करें, धीरे धीरे उसको 12 से 15 बार करें। इस क्रिया को दिन में 2-4 बार सोने से पहले भी करें। शुरू में उत्तेजना होगी, छींक आएगी, पर धीरे धीरे ये दूर हो जाएगी। प्रारंभ में ठंडा पानी यदि अनुकूल नहीं होता हो तो शुरुआत गर्म पानी से कर सकते हैं। फिर ताजा पानी ही ज्यादा उपयोगी, इस बात का ध्यान रखें। इससे होगा क्या, नाक के अंदर की जो रुकावट है ये दूर हो जाती है और यहाँ हम जलनेती के पात्र का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये क्या करेगा, नाक के जो हमारे वो हैं दोनों स्वर, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, इन दोनों को खोलेगा और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शक्तिवर्धक बनाएगा।
फिर हमको जो करना है नेत्र प्रक्षालन, आई बाथ। आई बाथ में क्या करना है, नेत्र प्रक्षालन के लिए ताजा ठंडा पानी लें, पर इतना ठंडा नहीं कि बेचैनी दे, तो सामान्य से थोड़ा ठंडा, उसमें है ना, ऐसे पानी में भरे बर्तन में 8 बार पलकों को डुबाएं, या बाजार में लगा सकते हैं, आई कप को भी लगाने से वो फायदा मिलेगा। नहीं हो तो हथेली में ताजा पानी लेके आंख से स्नान कर सके, उसमें पलक झपकाएं। आंखों में कमजोर होने की स्थिति में नेत्र की मालिश और आंखों के व्यायाम करें, ये नेत्र के उपाय हैं। और एक काम और कर सकते हैं कि सुबह उठ के यदि बासी थूक आंखों का अंजन करते हैं, ये लिया बासी थूक, आंखों का अंदर का अंजन किया, और फिर ब्रश करने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों को धो लिया, तो ये नेत्र प्रक्षालन हो गया। फिर आता है उषापान, सुबह का जल पीना। तो जल नीति करने के बाद या नासिका से पानी पीने के बाद, नेत्र प्रक्षालन करने के बाद नींबू का रस मिला हुआ पानी, सादा पानी, है ना, ये हमको 2 से 4 गिलास, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हमको पानी पीना चाहिए। यदि सर्दी का कोटा है तो हम गुनगुना पानी ले सकते हैं। यदि वायु का कोटा है तो भी गर्म पानी रख सकते हैं, पर यदि पित्त का कोटा है तो हमें ठंडा पानी देना चाहिए। फिर पानी में आधा नींबू भी मिला सकते हैं, गुनगुना पानी हम दे रहे हैं, है ना। गुनगुना पानी शरीर के भीतर और बाहर से कमजोर बनाता है। गर्म पानी पीने की सनक गलत है, लोग उसमें उठ के 2-3 लोटे गर्म पानी, कहीं ना कहीं वो अंदर नुकसान कर रहा है। इसलिए हमें सामान्य पानी ही पीना है, लोटा भर के रख ले, उस लोटे का पानी पिए, सर्वश्रेष्ठ। फिर मॉर्निंग कोल्ड रब एंड एयर बाथ, सुबह उठ के अगर हम अपने कपड़े उतार के खुली खिड़की के सामने व्यायाम करें और त्वचा को हल्का सा, है ना, रगड़ ले, इससे होगा क्या, हमारी नस नाड़ियां खुल जाएगी, और संभव हो तो 15-20 मिनट व्यायाम कर ले। साथ में हाथ पे के जो संचालन है उनको चीजें कर सकते हैं, और पीठ पर ब्रश या खुरदुरे तौलिए से इसको रगड़ ले, है ना। और इसके बाद व्यायाम करने के बाद थोड़ा विश्राम, शवासन वगैरह कर ले। खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद थकान की स्थिति में व्यायाम नहीं करें, है ना, ये हमको करना है सुबह। फिर हम आते हैं प्रातः भ्रमण, मॉर्निंग वॉक। बहुत अच्छी खबर है कि हम सबको पता है कि सुबह घूमना स्वास्थ्य, पर क्या हम इसका पालन करते हैं? हमें इस पे बात करना पड़ेगा, और जो पालन करता है उसको फायदा निश्चित है। मॉर्निंग वॉक का फायदा क्या है? सुबह की शुद्ध ऑक्सीजन, सुबह की नन्ही धूप, तो मौसम के अनुसार कपड़े पहन के खुली हवा में तेज चाल से टहले या दौड़े, है ना, या 15 मिनट तक अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करें। पर यहाँ ध्यान रखना है, टहलने और दौड़ने का बोला है तो हार्ड पेस पे यदि हम चल रहे हैं तो पंप शू का शूज जरूर यूज करें, ठीक है, और पूरे होश हवास में इंजॉय करते हुए, हरियाली का आनंद लेते हुए। फिर आता है व्यायाम, एक्सरसाइज। जब हम 4 मजबूत खंभों की बात करते हैं, 4 पिलर ऑफ हेल्थ, तो उसमें सबसे पहला पिलर आता है पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा एडुकेट रेस्ट, चौथा होता है आहार। तो व्यायाम का बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य के लिए दैनिक व्यायाम करना है, और ताकि हमारी एक्टिविटी बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। इसके लिए बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि सुबह उठ के व्यायाम कर लें, और शाम को भोजन के बाद कम से कम 1-2 किलोमीटर घूमने जाएं, है ना। फिर बाहर के जो वो हैं खेलकूद, अच्छे व्यायाम है, अच्छे व्यायाम से अच्छा पसीना निकलता है, पसीने के माध्यम से दूषित पदार्थ, टॉक्सिक बाहर निकल जाते हैं, और हमारी एज, हमारा पुरुष या महिला होना और साधन के अनुरूप अपन व्यायाम का निश्चित करें। टहलना और स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग एंड स्विमिंग, दे आर बेस्ट एक्सरसाइज। पर इसमें ध्यान रखना है कि सभी मांसपेशियों को उपयोग मिले, पूरा हाथ को जैसे अपन, है ना,
से पसीना निकले। प्राकृतिक रूप से जो पसीना निकलता है इससे बढ़िया कोई निष्कासन नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, सुबह उठ के, है ना, एक एक क्रिया की तरफ हम जा रहे हैं। फिर धूप और वायु स्नान, मृत त्वचा जो होती है, डेड स्किन, और उसका रिन्यूअल होना, और त्वचा की सामान्य स्थिति बनाने के लिए धूप और वायु स्नान विशेष, इसे प्रतिदिन लेना चाहिए। इसको व्यायाम के साथ भी लिया जा सकता है ना, किंतु अलग समय और स्थान पर अथवा अलग से नियमित रूप से भी इसको ले सकते हैं। हमें सूर्य और वायु से जीवन शक्ति, ऑटो इम्यून सिस्टम जो हमारा सिस्टम बना है उसमें बहुत सपोर्ट करता है, सनलाइट और एयर बाथ। तो हमको इस चीजें लेना चाहिए। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जब हम कर रहे हैं तो सनलाइट की सीधी किरणें बहुत देर तक नहीं पड़ने दें, क्योंकि ये हमारे शरीर उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। परंतु थोड़ी देर तक, धीरे धीरे हमारी स्थिति अनुकूल बनती जाए, हम धूप में थोड़ी देर रुक सकते हैं। यदि बाहर खुले में वायु स्नान लेना संभव नहीं हो तो खुली खिड़की के सामने, है ना, कम वस्त्रों में या अपना गाउन या उसमें अपन धूप स्नान को ले सकते हैं। धूप और वायु स्नान के दौरान ली गई ठंडी फुहार स्पंज स्नान त्वचा की क्रिया को बढ़ाएगा। हम जैसे धूप स्नान लेते हैं और धूप में यदि हम स्पंज स्नान या फुहार स्नान लेते हैं, शरीर को हवा में सूखने दें और सूखा घर्षण स्नान करें। इसके साथ ही शवासन, व्यायाम, आंतरिक मालिश ये भी शामिल की जा सकती है। अब आते हैं हम संध्या पे, है। संध्या में क्या करना है, ये जो है कोल्ड, है ना, शीट्स बाथ। क्या होता है कि हमको क्या करना है, सोने के लिए हल्के गर्म पानी लें, उसमें ठंडा पानी, थोड़ा सा हम सेंधा नमक डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, और इसको 15 से 20 मिनट, यदि हम इसको हार्ट फूड बाथ भी कहते हैं, फूड बाथ भी कहते हैं, तो ये हमारी नींद को बढ़ाएगा और नाभि के ऊपर जितने विकार है सब विकारों को खत्म करेगा। ये हमारी सुबह से शाम तक की दिनचर्या थी। अब हम आते हैं खान पान के ऊपर। 4 पिलर, पहला पिलर हमने ले लिया, पहला पिलर पॉजिटिव थिंकिंग, उस पर बात करेंगे। दूसरा पिलर लिया हमने रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरा पिलर है एडुकेटेड। चौथा है खान पान। खाने पीने की जो गलतियां हैं ये रोगों का मुख्य कारण है। तीव्र और जीर्ण रोग में प्राकृतिक नियमों के अनुसार भोजन की व्यवस्था विशेष है। हमें यह समझना पड़ेगा कि रोगों की 3 अवस्थाएं होती है, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और असाध्य रोग। तो तीव्र और जीर्ण रोग में यदि हमने भोजन की आहार व्यवस्था सुधार दी, उनको बहुत फायदा मिलेगा। जीर्ण रोगों में ब्लड की प्रत्येक ड्रॉप और प्रत्येक कोशिका प्रभावित होती है, इसलिए रोग मुक्त के लिए उनका शक्तिशाली और उत्तेजक प्रभाव देती है। थोड़ी देर के लिए, है ना, धीरे धीरे इसका समय, खाने पीने में, स्नान में थोड़ा सा समय बढ़ाना है, ठीक है। अब दोष दूर करने के लिए भोजन पदार्थ है जितने अधिक प्रभावशाली होंगे वो उतना ज्यादा फायदा करेंगे। और शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि निष्कासन में भी ये भोजन फायदा करता है ना। तो हमें क्या करना है, भोजन को चबा चबा के करना है, क्योंकि स्टार्च जो होता है इसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसे खूब चबाना चाहिए और निकलने से पहले खूब लार मिलाना चाहिए। यदि स्टार्च युक्त डाइट वो सूखा है एकदम, उसे खाएंगे तो लार का प्रभाव ज्यादा होगा, इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा जो नाश्ता है वो एक तरह का ही फल लेना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक आहार का नियम, यहाँ जो नाश्ते में फल का बोला है, यदि आप पपीता खा रहे तो पपीता खा ले, केला खा ले तो केला खा ले, एप्पल खा ले तो एप्पल खा ले। कभी भी मिक्स फ्रूट नहीं खाना है, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है ना। तो इसमें सूखे हुए भुने हुए फल भी मिला सकते हैं। जीर्ण रोगों में नाश्ते में केवल रस वाले फल, जिसमें जूस हो, नारंगी, तरबूज, सेब, नाशपाती, ये लेना है। दिन का जो भोजन है, दिन का भोजन, है ना, दिन का प्रमुख भोजन शाम को लेना चाहिए, है ना। दिन में काम के बाद लिया जाना चाहिए। यहाँ हम उल्टा करते हैं, हम
सुबह का भोजन अपने हिसाब लेते हैं, शाम को हल्का भोजन करते हैं। तो अभी जो नवीन खाद्य पद्धति आई है, न्यू डाइट प्लान, उसके अनुसार दिन का प्रमुख भोजन शाम को लेना चाहिए। यहाँ हम पक्वाहार ले सकते हैं, है ना। भोजन के बाद शारीरिक व मानसिक कार्य न करें, क्योंकि न तो भोजन इसका पाचन ठीक होगा, नहीं काम ठीक हो पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि भोजन करने के बाद हमारी समझ शक्ति थोड़ी सी आराम हो जाए, आराम की तरफ चली जाती है। यदि दिन में हमें भोजन लेना पड़ रहा है तो 10-15 मिनट आराम कर ले, शारीरिक और मानसिक। और भोजन के बाद भी लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद काम पे जाएं। जो विदेशों में वहां के लोग क्या करते हैं, तनाव की हालत में भोजन करते हैं, इसलिए उनकी जठराग्नि वगैरह के विकार उनको बहुत मिलते हैं। अब शाम का भोजन कैसा लेना है? शुभ सप्ताह में 2-3 बार लें। स्वादिष्ट बनाने हेतु, है ना, सब्जी, कच्ची सब्जियों में तेल का उपयोग कर सकते हैं, है ना। सब्जी, सलाद, आलू, डेजर्ट में फल, है ना, हेल्दी ब्रेड, राइस, उन सबको साथ में लें। अच्छा होगा कि एक बार में एक ही तरह का खाद्य वस्तु ली जाए। अभी एक ही तरह के खाद्य वस्तु लेना मतलब एक चैलेंज है। कुछ नहीं, आपकी पूरी थाली आने दो। यदि आप उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, मीठा है, तो आप कोई भी पहले एक से शुरू कर सकते हैं। जैसे मीठा बनाए, पहले मीठा खा लिया, मीठा खत्म करने के बाद दूसरे दाल चावल पे जाओ। दाल चावल के बाद लोग गलती क्या करते हैं, 2 चम्मच मीठा खाया, 2 को रोटी सब्जी खा ली, एक को अपना दाल चावल खा लिए, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि इसको हम पहले पचाए। उनको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दोपहर के भोजन में जो हमको लेना है, सलाद पर्याप्त मात्रा में लेना है। फिर अल्कलाइन फ्रूट्स, अंजीर, खजूर, आड़ू, अनाज लेना है, मक्खन, पनीर, हनी ले सकते हैं। सूखे हुए या भुने हुए फल, गिरिया भी अच्छी है ना। हमेशा ही ध्यान रखना है, दोपहर का भोजन, सुबह का भोजन लेना है एक बादशाह की तरह, मतलब उसके अंदर जो वो होंगे रिच फूड, दोपहर में लेना है एक सिपाही की तरह कि शरीर चल जाए दिन भर के काम के लिए। शाम का भोजन लेना है एक संत की तरह, है ना। तो इस समय हम पकाओ भोजन अपना कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कितनी बार खाएं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, है ना, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। आदमी का प्रोफेशन क्या है, उसका फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, घर की परिस्थिति क्या है, सब प्रभावित करती है। यदि इस पर मूल यदि बताऊं तो 2 बार भोजन खाना उचित है ना। सुबह 9 से 10 के बीच नाश्ता, और प्रमुख भोजन डिनर शाम को 5 से 6 के बीच लेना चाहिए। एक सामान्य बात बता रहा हूँ जिससे पाचन और उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है। पर हमारे जो अनुभव है उसमें नाश्ता लेने का नारा अधिकांश व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि दोपहर का भोजन वो काफी देर तक करते हैं। दोपहर का भोजन 2-2 बजे तक हो रहा है, तो उनको सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ते में, भोजन में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। पर यदि आजकल जिनको डायबिटीज है वो 2 बार खाने के बजाय 3 बार खाए, 2 ही बार के डाइट को यदि तोड़ दे तो हम 3 से 4 बार उसी भोजन को कर सकते हैं। गर्म भोजन या पेय, हमेशा ही ध्यान रखना है गलत प्रकार का भोजन और डिसबैलेंस डाइट, है ना, जिनका कोई सहयोग नहीं हो, ये करने से हमारे को शरीर में नुकसान होता है ना। इससे हमारे पाचन शक्ति पे यदि हम गर्म भोजन कर रहे हैं या गलत लिक्विड ले रहे हैं तो हमारे दांतों में तकलीफ होगी, है ना। फिर गर्मा गर्म भोजन के साथ या गर्मा गर्म लिक्विड के साथ बर्फ मिले पानी का प्रयोग नहीं करना, ये भी नुकसान करता है ना। ठोस भोजन, सूप, काफी, चाय, है ना, उबलते हुए परोसे जाते हैं, उसको क्या करो, उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में लाके उसको फिर अपन सामान्य रूप से कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है जिस तापमान पर साधारण भोजन परोसा जाता है उसी टेम्परेचर के उसमें यदि लिक्विड में हम हाथ डुबाया वो नॉर्मल हो, वैसा भोजन हम कर सकते हैं, हानिकारक नहीं होता है। ठीक है।
कांच के ग्लास में गर्म पानी से, है ना, संपर्क में आने से दांतों का एनामल टूट जाता है। और यदि हम विदेशों की बात करें तो दांतों की प्रमुख रोग, दांतों का टूटना, पायरियों का, इसका मेन कारण वही है कि वो लोग ज्यादा गर्म चीजें, वहां का यदि हम देखेंगे अमेरिका या यूरोप में ठंडा बर्फ का पानी नहीं मिल पाता। वहां प्रकृति को देखें तो जो हमारे एनिमल्स हैं, गर्म पाना और खाना नहीं मिल पाता, इसी से उनको दांतों के डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना है, यदि दांत बचाना है तो गर्म चीजों से अपने आप को बचाना है, वो ले चाय हो, काफी हो या जूस हो। अब सवाल ये आता है कि पानी कितना पीना है। इसके ऊपर भी, है ना, एक चीज हमेशा लोग बोलते हैं कि पानी कब पीना चाहिए, तो उसका जवाब आता है जब प्यास लगे। अगला सवाल जनरली पूछा जाता है कि कुआं कब खोदना चाहिए, जब प्यास नहीं लगी हो। इसका मतलब क्या है, पानी का पीने का समय 3 सबसे अच्छा है। एक तो सुबह उठ के पानी पी लो, दोपहर भोजन के 1-1.5 घंटे बाद, शाम को भोजन के बाद, है ना। जब अधिक पानी पीना हम ठीक नहीं मानते हैं, है ना, अधिक पानी पीना भी ठीक नहीं है, कम पानी पीना भी ठीक नहीं है, तो हमको क्या करना है, पानी कौन सा पीना, पानी हमेशा पीना है, पानी पिए छान के दोस्ती करें जान के। तो पानी पीने योग्य हो, आरओ वगैरह में से जब पानी ले रहे हैं तो उसको मटके में भर ले, और डायरेक्ट आरओ का पानी अवॉइड करना चाहिए। अब एक सवाल जनरली आता है लोगों का, या आप लोगों में से भी सवाल ये मिल रहा है कि भोजन के बीच में जल पीना चाहिए क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, यदि भोजन को उतारने में यदि उसका लिक्विड नहीं है, पर भोजन के साथ पानी पीना विष का काम करता है। अतः बिल्कुल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भोजन के समय कम से कम जल पिए। बिल्कुल वैसे जैसे हम मिक्सर में चटनी पीस रहे, चटनी फंस रही है अंदर, नहीं घूम रहा है मिक्सर, तो हमारी माँ बहन क्या करती है, आधा कप पानी मिला देती है, चटनी को पीसती है, चटनी अच्छी पिसा जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुख से सलाइवा निकलता है, लार ग्रंथियां निकलती है, और वो उसको लेई बनाने का काम करती है। तो उससे वो, पर यदि मान लो वो नहीं हो रहा है, मुंह में पानी की जरूरत है, थोड़ा पानी पी सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि भोजन के साथ साथ यदि हमने अधिक पानी पिया तो स्टमक से जो अंदर जो जूसेस निकलते हैं उनका निकलना कम हो जाएगा। खाने के साथ चाय, काफी, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना है ना। चाय चाय से डाइजेशन स्लो हो जाता है। काफी से, कॉफी यदि लेते हैं तो आमाशय और दांतों का रस, है ना, उसको पूरी तरह पचा नहीं पाता। तो हमको खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए, या खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, है ना। गर्म पानी वगैरह नहीं रखना है। फिर हाँ, भोजन के साथ यदि आपको ये लगता है तो आप मलाई निकला हुआ दूध या छाछ या फल रस, है ना, वो थोड़ा सा ले सकते हैं, यदि छाछ वगैरह तो ले। अब एक चीज अक्सर सुनने में आती है, यदि हम लोगों की प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो डायबिटीज कई बीमारियों की जड़, मोटापा कई बीमारियों की जड़, तो एक लूज वेट लूज करना एक बहुत बड़ा फैशन बन गया है। जहां देखो वहां हमको ये ध्यान रखना है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, प्राकृतिक उपचार में शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट उससे क्या होगा, जैसे वो टॉक्सिक एलिमेंट निकलेंगे तुम्हारा वेट कंट्रोल में आ जाएगा। वेट लूज नहीं करना है, हमेशा एक ध्यान रखना है, वेट का बढ़ना या घटना हमारे मदर फादर पे डिपेंड करता है। यदि हमारे मदर फादर हेल्दी हैं तो हम हेल्दी होंगे, मदर फादर दुबले हैं तो हम दुबले होंगे। हाँ, सबसे पहले तो स्वीकार करना है कि मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसा स्वीकार करना है, और वेट में मैनेज करना है, ठीक है। और अचानक में यदि वेट कम होगा तो कई बीमारियों को नियंत्रित करता है। वेट कम करने के लिए आहार कम करके, जो हमारे जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उससे यदि हम कम डाइट ले रहे तो भी हमारे शरीर को नुकसान होता है। उनको ये ध्यान रखना है। जब हमारे
शरीर में सांस फूलना या थकान वगैरह चढ़ना, ये चीजें हो रही है, बीपी वगैरह बढ़ना, तो हमको वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ लूज वेट की जगह मैं ये बोलूंगा कि ऑर्गन को हेल्दी करना है, क्योंकि सिर्फ वो मोटापा जो होता है वो शरीर का नहीं होता है, ऑर्गन का भी मोटापा होता है। कई बार ब्रेन हेल्दी हो जाते हैं, कई बार हार्ट फैटी हो जाता है, कई बार लिवर फैटी हो जाता है। तो हमको इन ऑर्गन को भी, अपना वेट को भी कम करना पड़ेगा, है ना। ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इससे हमारी क्या होगा, जीवन शक्ति भी बढ़ जाएगी, है ना, और पुराने से पुराना रोग खत्म होके हमारा शरीर आनंद अवस्था में। फिर मेंटल एटीट्यूड, मजबूत आधार का पहला सिंबल पॉजिटिव थिंकिंग। एटीट्यूड को यदि हम ए को 1 देंगे, टी को ऐसा पूरा यदि हम इसके नंबर अल्फाबेटिकली देंगे तो इसका टोटल आता है 100। तो हमें हमारा 100% देना है। प्राकृतिक उपचार की प्रक्रिया में रोगी को मानसिक सहयोग और मेंटल स्ट्रांगनेस पे बहुत फायदा मिलता है। तो हम जो भी साधक आता है उसकी जो आदतें होती है उसको कमजोर बनाती है, उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, और मस्तिष्क का प्रभाव उसके सेल पे पड़ता है और वो बीमार होता है। तो हमको क्या करना है, अपने एटीट्यूड को सुधारना है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है रिलैक्सेशन, एडुकेट रेस्ट। तो आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हमने रिलैक्स होना भुला दिया है। काम काम काम, सुबह से शाम तक, अभी लॉकडाउन में 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, है ना, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे। तो इससे हो क्या रहा है, हमारी इम्यून शक्ति, जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होती जा रही है। उनको क्या करना है, बीच में कुछ कुछ देर के लिए यदि आप कंप्यूटर पे काम करें तो कुछ देर आंख बंद करके, है ना, 5 मिनट का रेस्ट, 10 मिनट का रेस्ट, छोटे छोटे रेस्ट लेने की भी आदत डालना चाहिए। इससे होगा क्या, अगर शीतलीकरण हम प्रॉपर करते हैं तो इससे हमारी जो पावर है वो बढ़ेगी, और हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कम हो जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी और बहुत फायदा होगा। अब इसके लिए क्या करना है, आराम करने का मतलब केवल नींद निकालना नहीं है। हमें यदि योगासन प्राणायाम कर रहे हैं उसके बाद भी आराम कर ले, कैसे चल फिर के भी आए तो हमें, है ना, क्योंकि तनावपूर्ण जो मानसिक स्थिति में होती है इसमें आदमी अपनी निद्रा भी प्राप्त नहीं ले पाता है, और विघ्न पैदा होता है। उसको यदि टेंशन है, उसको कोई फियर है ना, उतावलापन, तो इससे और उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। पूर्णतः तनाव मुक्त होकर आराम, निद्रा व काम करने से हमारी क्षमता बढ़ेगी, और प्राकृतिक उपचार में भी उसके लिए सबसे बढ़िया है हाकिनी मुद्रा। ये यदि हम हाकिनी मुद्रा लगाते हैं तो हमको साउंड स्लीप में ये चीजें फायदा मिलेगी, और हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। हम देखते हैं हमारे मोबाइल में जब भी हम बात करें कितनी बैटरी बची, कितनी बैटरी बची, तो हम, ये हमारी बैटरी का रिचार्ज करने का टाइम है। रात को यदि हम 12 बजे तक सो गए, हमारी बैटरी बहुत अच्छी चार्ज होती है। नाइट में कम जगने की कोशिश करें। यदि आपका प्रोफेशन वैसा हो कि आपको नाइट ड्यूटी करना पड़ रही है तो बात अलग है, पर सामान्यतः आपको समय पे सोने की कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है, क्रॉस वेंटिलेशन वाले कमरे में सोना है और सामान्य टेम्परेचर में सोना है। फुल एसी कर लिया या हीटर लगा लिया तो दोनों नहीं करना। एसी भी चालू कर ले तो टेम्परेचर मेंटेन करके उसको ऑटो स्टॉप कर दे, क्रॉस वेंटिलेशन हो। फिर दिन के कपड़े जो हमने दिन भर में जो अपने काम में पहने उनको उतार के हल्के वस्त्र पहने, है ना, और
जी, तो आप थोड़ा सा सिस्टम ब्रेक आ गया था, है ना? तो हम कहाँ कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि हमको निद्रा कैसी लेना चाहिए। तो हमको दिन के जो हमारे वर्किंग हुए हैं कपड़े उतार के, है, हल्के कपड़े पहन के सोना है। ओढ़ने का जो हमारा मुंह होना चाहिए वो अधिक गर्म और भारी नहीं होना चाहिए, है। फिर हमेशा टेंशन फ्री होके सोना है। तो हमारे जो भी, जैसे हमने वस्त्र बदले, ऑफिस के, हमारे घर के कपड़े पहने, सारे टेंशन फ्री करके बैठे हैं। भोजन के ठीक पहले भारी भोजन न करें। फिर भी यदि भोजन के सोने के पहले कोई रसीला फल लेने की इच्छा हो तो ले सकते हैं। और कई लोगों को, है ना, उन लोगों को दूध पीने से लाभ होता है। जिसको दूध से लाभ होता है वही दूध पिए, जिनको दूध से लाभ नहीं होता है तो दूध का त्याग कर दे। बिस्तर पर लेटकर शीतलीकरण क्रिया करें। शवासन की स्थिति या दोनों पैरों को चला रहे हैं अपन, महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं, अपना मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। और मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, श्वास अंदर आ रही है एक, श्वास बाहर जा रही है दो, इसका हमको पालन करना पड़ेगा। विचार आ रहा है आने दें, विचार जा रहा है जाने दें। विशेष ध्यान रखना है सोते समय हमारा सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ बात आती है सोने का समय, बेड टाइम। हमेशा ये ध्यान रखना है 24 आवर्स में मध्य रात्रि के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद ये नींद के लिए विशेष होते हैं। इन 4 घंटों में शारीरिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति होती है। तो मध्य रात्रि के 1 घंटे की नींद अन्य समय के 2 घंटे की नींद के बराबर होती है। तो जितने भी वो लोग हैं मध्य रात्रि में जो नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं, उनमें कई वीकनेसेस या बीमारी की शुरुआत मिल जाती है। बिस्तर पर जल्दी जाने की आदत डालें। काम अधिक हो तो प्रातःकाल जल्दी करें और नींद के समय नींद ले लें, क्योंकि वो सुबह उठ के यदि हम सूर्योदय पहले जो जागे, कई रोग उसके भागे। तो हमको क्या करना है? प्रातःकाल शरीर और मन को चुस्त दुरुस्त बनाना है। और नींद की अवधि कितना होना चाहिए? नींद की अवधि सामान्यतः 8 घंटे। फिर भी कई लोगों को अन्य की अपेक्षा अधिक नींद की आवश्यकता होती है और कई लोगों को कम नींद में भी चल जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2-3 घंटे नींद ले लेते हैं, पर वो साउंड स्लीप। तो हमको ऐसा थोड़ा सा अपने को शीतलीकरण का अभ्यास रखना है। जो जिनको एनीमिक हो या बीमार हो, उनको नींद की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक जैसा नियम नहीं है। दिन में सोना चाहिए कि नहीं, है ना? तो जो गोल्डन नैप है उसकी बात भी करूंगा। यदि आप कमजोर हैं या अधिक शारीरिक मानसिक काम करने से बाध्य हैं, तो दोपहर में भोजन के बाद या भोजन के थोड़ा काम निपट के कुछ देर की रेस्ट ले लेना चाहिए। ऐसे स्थान पे सोएं जहां आपको कुछ डिस्टर्ब न करे। किसी भी आराम कुर्सी, पलंग पे या सोफे पर लेटे। समय हो तो जूते उतार दें और वस्त्रों को ढीला कर दें। मस्तिष्क को ढीला छोड़ें, विचार निकाल दें और शीतलीकरण करें। यदि इस प्रकार 15 मिनट तक यदि विश्राम कर लिया गया तो हमको दिन भर की एनर्जी वापस मिल जाती है ना? ध्यान रखना है, ये हमको करना है। अब हम देखते हैं कि स्वस्थ कैसे रहे। तो ये सब हमने देखे हमारी दिनचर्या में, है ना? तो संसार के जो जितने भी हैं जीव, सभी सुख की कामना करते हैं और सुख की खोज में लगे रहते हैं। जीवन में उतने ही जितने भी सुख हैं उसमें प्रथम स्थान है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि निरोग शरीर ही अन्य सभी सुखों का उपयोग कर सकता है। शारीरिक सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो हमको उसके लिए काया का होना जरूरी है। यदि आप धन कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, प्राणी मात्र की सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, या कोई चीज का स्वाद लेना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको शरीर की आवश्यकता है। शरीर रोगी होगा तो न धन काम आएगा, न नाम काम आएगा, और किसी की सेवा कर पाओगे। ईश्वर की भक्ति में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना शरीर का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है।
तो अब हम दिनचर्या को एक बार रिपीट कर रहे हैं। सुबह सुबह उठना, सूर्योदय से पहले उठना, ईश्वर का धन्यवाद देना, है ना, और फिर आंखों को धोना, है ना, दांतों को साफ करना, ये चीज हमने देखी। उषापान करना, प्राणायाम करना, प्राणायाम मतलब प्राणों को आयाम देना, जो जो अनुलोम विलोम है, वायु भक्षण है, सूर्य स्नान है ना, वायु स्नान, ये चीजें लेना है। स्नान का ध्यान रखना है ना। स्नान 100 काम छोड़, है ना, 1000 काम छोड़ नहाना, 100 काम छोड़ पाखाना, 10 काम छोड़ खाना, और ये काम कीजिए रोजाना। तो हम 1000 काम छोड़े, फ्रेश होने जाना है। 100 काम छोड़े, नहाना है मतलब नहाना है, 10 काम छोड़, है ना, ये चीजें हमको करना पड़ेगी। तो हम ध्यान रखेंगे इसका कि हमको स्नान करना है। स्नान में एक ही ध्यान रखना है, स्नान के पूर्व घर्षण स्नान कर ले, उसके बाद स्नान करें, और पैरों से स्नान का शुरुआत करें। यदि गर्म पानी से स्नान करते हैं तो पहले हाथ मुंह धोएं और फिर ऊपर डालें। सिर पर गर्म नहीं डालना है, आखिरी में ठंडे से स्नान करना है। फिर हमको यदि एक्सेस वर्क कर रहे हैं उसमें विश्राम का भी संतुलन बनाए, तो हमें काम और विश्राम में संतुलन बनाने रखना पड़ेगा। और भोजन में ध्यान रखना पड़ेगा। हमको विशेष रूप से सुबह की जो धूप होती है विटामिन डी देती है। शाम को जो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, पिंड खजूर का दूध, उससे हमारा विटामिन मिनरल के साथ साथ विटामिन डी भी मिलता है ना। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगी हमारे खाने पीने में। नाश्ते में हमको क्या लेना है ये ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हम सलाद, सब्जी, अंकुर जितना खा सकते हैं, है ना, ये हमको लेना चाहिए। भोजन की शुरुआत सलाद से करना चाहिए, क्योंकि भोजन में यदि हम 60% यदि सलाद लेते हैं तो ये सलाद क्या करता है, मिनरल और फाइबर के कारण भोजन को बहुत पचाता है ना। तो हमको इसका ध्यान रखना है। फिर भी मैं तो एक बात कहूंगा, खाने के शुरू में 1 प्लेट सलाद ले लो। भोजन के साथ पानी बिल्कुल नहीं लो। भोजन के आधा 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पी लो। बीच में यदि पानी लगे तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, है ना। अब भोजन के साथ प्यास कब लगेगी, जब उसमें मिर्च मसाले का उपयोग कम करेंगे। पर यदि मिर्च मसाला ज्यादा लिया है तो पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। रात्रि का भोजन सूर्य से पहले ले तो बहुत अच्छा है, और नहीं ले पाए तो सोने के 2 घंटा पहले ले लेना चाहिए। ठीक है। जहां तक सलाद और कच्ची सब्जियों का कीटनाशक का है, तो हम उनको अच्छी तरह धो के प्रयोग में ला सकते हैं। रात्रि विश्राम, है ना, 10-11 बजे तक कोशिश करें कि बिस्तर पे चले जाए। तो हमने पूरी दिनचर्या को समझा और रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा में इनका जो अभिनय देखा। अब हम देखते हैं कि जितने भी रोग हैं उनका सरल उपचार क्या है, क्योंकि रोग है तो उपचार भी होगा। तो यह एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि इंसान को छोड़कर पृथ्वी पे इंसान जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, उनकी सीमित बुद्धि से वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, प्रकृति द्वारा भोजन करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहकर बड़े होते हैं, अपनी क्रिया करते हैं, पूरा जीवन जीते हैं और उम्र पूरी करके संसार से चले जाते हैं। किंतु ईश्वर को भगवान ने अपार बुद्धि दी है, जिसका उपयोग अपने शुद्ध समुदाय में चक्कर में पड़कर प्रकृति से दूर हो रहा है, दूर होता जा रहा है। जिसके कारण हो क्या रहा है, उसकी प्राकृतिक शक्तियां, प्राकृतिक वातावरण और शरीर के लिए अनावश्यक प्राकृतिक भोजन उसे नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसकी इम्यून सिस्टम, है ना, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है और उसकी शक्ति कमजोर होते जा रही है। अधिक सुख सुविधाएं पाने के चक्कर में उसकी निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। अप्राकृतिक और गरिष्ठ भोजन से शरीर बीमारियों का पुलिंदा बनता जा रहा है और शरीर भार स्वरूप लगने लगता है। जैसे जैसे हम ये चीज कर रहे हैं, खाने में तो अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे जब विकार आने लगते हैं तो ये शरीर उसको अच्छा मान रहे थे, ये हमें बुरा लगने लग जाता है। यह एक चीज हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ये सब हमारे द्वारा अर्निंग होते हैं, डिसीज या हेल्थ। पर यदि कोई
एक्सीडेंट या जन्मजात रोग को छोड़कर जितने भी रोग हैं उनमें से 90% लोग हमारे अज्ञान और अपनी ही गलतियों के कारण है। ईश्वर ने हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ बनाया है, जिसको हमने रोगों का घर बना दिया है। तो हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले ये जानना है कि समस्त रोग क्या है, समस्त रोग का उपचार क्या है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि रोग क्या है। रोग के लिए साधारण भाषा में यदि हम देखें तो शरीर के किसी भी अंग का पूर्ण सक्रिय नहीं रहना रोग कहलाता है। अब ये हो सकते हैं, आंख हो सकती है, नाक हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। यदि शरीर का कोई भी अंग है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यदि बराबर काम नहीं कर रहे, हम बीमार है। पाचन शक्ति की पूर्ण सक्रिय नहीं होना है मतलब भूख नहीं लगना, मतलब पाचन अंग का रोग है। पेनक्रियास का पूर्ण सक्रिय नहीं होना डायबिटीज है। फेफड़ों का पूर्ण सक्रिय नहीं होना अस्थमा या ब्रीदिंग चैलेंज है। बड़ी आंत का सक्रिय नहीं होना कब्जियत है। चमड़ी का, स्किन का सक्रिय नहीं होना स्किन डिसीज है। ब्रेन सेल्स मतलब न्यूरॉन्स का सक्रिय नहीं होना मस्तिष्क रोग है, तनाव का रोग है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम नहीं करना यौन रोग है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि रोग क्या है। जो अंग बराबर काम नहीं कर रहा है, अभी रोग का कारण क्या है, इसको समझना हो कि रोग का कारण क्या है। यदि कारण समझ में आ गया आपको, तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि रोग 3 कारण से होता है। मुख्य 3 कारण है। पहला कारण है शरीर से टॉक्सिक जो है या गंदगी का बाहर न निकलना। यदि टॉक्सिक इकट्ठा हो रहा है तो भी विकार होगा। दूसरा कारण है शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट है उनको यदि प्रॉपर सबको सब चीजें मिल गई तो आराम होगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है मानसिक स्थिति और परिस्थितियों का प्रतिकूल होना। मानसिक स्थिति या कुछ ऐसे चैलेंजेस होना कि हम उस चीज को नहीं कर पा रहे, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले लोग को यदि हम समझते हैं कि विजातीय द्रव्य का इकट्ठा करना, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि टॉक्सिक क्या है। हम जो शरीर की शक्ति के लिए या शरीर को चलाने के लिए ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, उसको उपयोग करने के बाद शरीर में केमिकल होता है, एक्टिविटी होती है। उसके बाद जो बच जाता है उसको मल कहते हैं। तो ये मल के रूप में क्या होता है, आंतों से पेशाब के रूप में, है ना, पेशाब के मल के रूप में आंतों से निकलता है, पेशाब के रूप में किडनियों से निकलता है, पसीने के रूप में त्वचा से निकलता है, स्किन से, और प्रश्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लंग से बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या है, शरीर अपनी गंदगी बड़ी आंत, किडनी, स्किन और लंग्स से बाहर निकालता है। तो ये विजातीय द्रव्य का बाहर निकालने के दरवाजे है ना। परंतु ये जो वो है, ये बाहर निकलने के रास्ते है ना पूरे रूप से सक्रिय नहीं हो पाते। कब्ज के कारण क्या होता है, जो मल है वो शरीर के अंदर पड़ा रहता है। रोज पर्याप्त पानी नहीं पीने के कारण पेशाब की मात्रा कम होती है, तो पूरी गंदगी पेशाब से नहीं निकल पाती। व्यायाम या एक्सरसाइज के हवा में पसीना नहीं निकल पाता, या पसीना निकलता है तो हम उसको एसी कूलर या पंखे में उसको निकलने नहीं देते। इसके कारण हमारी स्किन से बाहर नहीं निकाल पाता। और सबसे अधिक शरीर की सफाई श्वास लेने और छोड़ने से होती है। श्वास लेने पर अधिकतम ऑक्सीजन अंदर जाती है और छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। हमारी श्वास की गति बहुत छोटी होती है। तो इसके कारण होता क्या है, हमारे जो अंदर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पूरे रूप से गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता, और यह जो टॉक्सिक एलिमेंट है ये अंगों से बाहर नहीं निकल पाता। वे दिन प्रतिदिन हमारे शरीर में बढ़ते जाते हैं और ब्लड के साथ पूरे शरीर में घूमते जाते हैं। इससे होता क्या है, शरीर कमजोर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और इसको हम बीमारी का नाम। तो जब तक हमारे जो शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते। तो हमको ये ध्यान रखना है, इनको बाहर निकालने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। दूसरा जो कारण था
कि बीमारी का वो पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा। जब शरीर काम करता है तो उसे भोजन चाहिए, गाड़ी चलती है तो पेट्रोल चाहिए, है ना। कोई भी बेल होते हैं तो उनको घास चाहिए। बिना भोजन के कोई भी अधिक दिन तक कार्य नहीं कर सकता, है ना। हम देखें कि हमारे शरीर के सभी अंग अपना कार्य कर रहे हैं पूरे शरीर में। ब्रेन अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, फेफड़े, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, निष्कासन की, बोन्स, मसल्स, स्किन, सभी काम कर रहे हैं। क्या उनको भोजन की आवश्यकता नहीं है? क्या हम उन सबको भोजन बराबर दे रहे हैं, है ना? क्या सभी अंगों को भोजन मिल रहा है? क्या हमने सभी अंगों को पोषण देने का सोचा है? क्या आपको मालूम है हमारे शरीर के किस अंग को कौन सा भोजन चाहिए? इन सब का जवाब एक ही मिलेगा, नहीं, है ना। क्योंकि ये सत्य है कि यदि समय पर हमने यदि भोजन नहीं देंगे तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से शरीर कमजोर होता जाएगा और अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। फिर इसकी जो टूट फूट होगी वो रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो हमको क्या करना है? भोजन को ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा भोजन आग में पका होता है, जिसमें अन्न होती, सब्जियां, दालें ये समाहित होती है ना। अन्न से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब्जियों से हमें अन्न से शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब्जियों के शरीर के लिए आवश्यक तत्व अधिकतर जलकर नष्ट हो जाते हैं। दालों में प्रोटीन तो मिलता है और उसकी अधिकता से गैसेस, जोड़ों के दर्द और मोटापा बढ़ते जाता है, इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हमको ये ध्यान रखना है हमेशा शाम वाला जो हमारा भोजन होता है उसमें हमको कोशिश करना है कि हम दालें अवॉइड करें शाम के भोजन में। हाई प्रोटीन डाइट कम ले, क्योंकि प्रोटीन शाम को पचता नहीं है, तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर हमको ये ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट, मानसिक स्थिति और परिस्थिति अनुकूल नहीं होना। बीमारी का तीसरा कारण वो होता है पर दिखता नहीं है, कि हमारी पर्सनल एक्टिविटी, मेंटल सोच, है ना, पारिवारिक की स्थिति, सामाजिक व्यवस्था है, ये सब चीजें तो हम परेशानी आए, जो चिंता, कुड़ना, भय, घृणा, ईर्ष्या, इन सब जो बुरे भाव होते हैं, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और इससे एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिसबैलेंस हो जाती है, इससे कई रोग आ जाते हैं। मानसिक सोच से शरीर का यदि उदाहरण यदि अपन देखें तो ये चीजें एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को लकवा हो गया, उसको उपचार के लिए नेचुरोपैथी सेंटर लाए। उन्होंने बताया कि रात को वो एक सुनसान जगह से गुजर रही थी, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो उसे लगा कि कोई प्रेत की छाया है। मैं रात को ठीक ठाक सोई और सुबह नींद से जागी तो चक्कर आया और वहीं गिर गई, हाथ पे सुना हो गए। कोई मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा है, दवाई और इंजेक्शन से मुझे कोई फायदा नहीं है, घर के लोग मुझे बेकार परेशान करते हैं। उसके मन में ये विचार आ गया, मैं जहां से निकली वहां भूत प्रेत का साया है। चिकित्सक ने उससे कहा कि मैंने आपकी मेरे को अच्छे से समझ लिया है और आप अच्छी तरह से ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। लकवा चाहे किसी भी कारण से हुआ, लकवे की दिमाग की नस में क्लॉटिंग जम गया है। लकवे का एक नियम है, राइट साइड में होता है क्लॉट, लेफ्ट साइड वीक हो जाता है, लेफ्ट साइड में होता है तो राइट साइड वीक हो जाता है, हमको ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या करना है? फिर उन्होंने बताया मन की चिकित्सा यहाँ बहुत अच्छी चीज है। जहां तक भूत प्रेत की छाया का प्रश्न है, आप अपने घर में रोज हनुमान चालीसा की कैसेट चलाएं, जिससे भूत प्रेत की छाया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हनुमान चालीस में कहा गया है, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान पीरा। हनुमान जी का नाम सुनते ही सभी भूत भाग जाएंगे और सभी रोग ठीक हो जाएंगे। वह महिला एकदम उपचार के लिए तैयार हो गई और कुछ ही दिनों में चलने फिरने लगी। तो मन कितना काम करता है इसको हमको देखना पड़ेगा। हमें ये देखना है, जैसी प्रवृत्ति वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है, तो हमें प्रवृत्ति में अपना ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है।
फिर हमें हमेशा टॉक्सिक मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि डिटॉक्स होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, डिटॉक्स के लिए कुछ सिंपल से प्रयोग, दो चार प्रयोग अपन देखते हैं, उसको हमको समझना है। कि सबसे पहला है पानी। जल जीवन दाता है। भोजन के बिना हम कुछ सप्ताह तक रह सकते हैं, परंतु पानी के बिना कुछ दिन ही जिंदा रह सकते हैं। पानी में एक ताकत है कि, है ना, वो सफाई का काम करता है, पसीने रूप में बाहर करता है, पानी कब्ज मिटाता है, पानी से डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ता है, स्किन चमकती है, और रक्त ब्लड सर्कुलेशन संबंधित सारी समस्या खत्म होती है। हार्ट मजबूत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जल में शरीर में शिथिलता आती है। एक दोहा बहुत सुंदर लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी की वैल्यू, और हमेशा पानी जब भी पीना है, आपने एक गिलास पानी लिया, पूरे पानी को पूरी निगाह से देखो, और एक घूंट को 3 बार में पीना है। यदि हम इसको प्रयोग करते हैं तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। पानी को, ये क्या, अब शरीर की आंतरिक धुलाई के लिए पानी कैसे काम करेगा, हमको ये ध्यान रखना है। सुबह उठ के भरपेट कुनकुना पानी पिए। यदि हमें कब्जियत की शिकायत है, जोड़ों का दर्द है, या कफ का नेचर है, जैसे हम भोजन को, जो हमारे यहाँ अब बाई आती है, वो बोलती है कि इसमें बहुत सारी वो लगी हुई है, चिकनाई लगी, तो हम उसको गर्म पानी धोने के लिए देते हैं। तो हमारे अंदर में कई बार टॉक्सिक परत जम जाती है, तो उनको धोने के लिए गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। यदि हमें पित्त की शिकायत है, हम नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। तो उठ कर हमको पानी पीने की आदत डालना है। एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, इससे आंतरिक सफाई भी हो जाएगी। अधिक पानी पीना भी शरीर के लिए नुकसानदायी है, कम पानी पीना भी नुकसानदायी है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमको पानी पीना है 2.5 से 3 लीटर। अभी वो बोल रहे कि दाल में भी पानी होता है, फल में भी पानी होता है, उनके अलावा पानी हमको पीना है। प्यास नहीं लगे तब भी पानी पीना है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें 3 प्रकार के स्नान लेना है: धूप स्नान, सनबाथ, घर्षण स्नान और जल स्नान। हमने इसके बारे में बात किया था, है ना। धूप स्नान कब लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 प्रकार के धूप स्नान होते हैं। एक, सुबह यदि हम नन्ही धूप में लेते हैं तो सिर पे कोई भी ठंडा नैपकिन या पत्ते ढक के, घाट के पत्ते रख के हम धूप में स्नान ले सकते हैं। धूप में स्नान लेने के लिए हमें थोड़ा सा गर्म पानी पी के, है ना, कम वस्त्रों में हमको लेना चाहिए, और ये मिनी डायलिसिस का भी फायदा करता है। और धूप स्नान के लिए बोलते हैं, मौसम के अनुसार सुबह 7 से 9 के बीच लेना चाहिए। धूप करते समय सिर पर ठंडा नैपकिन जरूर रखें, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है, पैर गरम पेट नरम सिर को रखो ठंडा। इसके बाद में भी रोग आए तो रोग को मारो डंडा, तो हमें नहीं आएंगे। घर्षण स्नान, स्नान करने से ठीक पहले यदि हम 5-7 मिनट घर्षण स्नान कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। घर्षण शरीर की कमजोरी दूर करता है, शरीर के डिटॉक्स करता है, सुंदर बनाता है। घर्षण से मोटापा घटता है, घर्षण से दुबलापन दूर होता है। हमको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। घर्षण से हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल में फायदा होता है, शरीर शक्तिशाली बनता है। फिर जल स्नान, दिन में 2 बार स्नान करना अच्छा माना गया है। यदि हम बाहर से पसीने से आते हैं तो 2 स्नान कर सकते हैं। सुबह का स्नान स्फूर्ति लाता है, रूम को खुलता है। संध्या वाला जो स्नान होता है, हम पूरा दिन काम करते हैं, उससे थकान हो जाती है, कई लोग से मिलते हैं, इसके वाइब्रेशन हमारे शरीर पे पड़ते हैं, है ना। जैसे हम बाहर पर्यावरण में घूमते हैं तो डीजल पेट्रोल का धुआं, बीमारियों के वायरस, जीवाणु शरीर में चिपकते हैं। इसलिए शाम को अपने काम से लौटते हुए गर्म या कुनकुने पानी से अच्छी तरह से मल कर स्नान करना चाहिए, जिससे शरीर साफ सुथरा हो, थकान मिट जाए।
रात्रि में साफ सुथरे कपड़े पहनकर साफ सुथरे बिस्तर पर सोना चाहिए। रात्रि में कपड़े व बिस्तर साफ सुथरे हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रात्रि का संपूर्ण समय हम उन कपड़ों व बिस्तर के साथ व्यतीत करते हैं। यदि वे गंदे और विषाणु वाले होंगे तो शरीर पर प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा संध्या स्नान करने से भी थकान मिटती है ना। ये चीजें हमने समझी। फिर टास्क को क्लीन कर लिया हमने, है ना। परीक्षण हमको देखना है, हमारी जवान का शरीर का विकार बाहर निकालना है, मूत्र का परीक्षण देना है, मूत्र की मात्रा प्रॉपर आ रही कि नहीं, ये चीज हमको समझना है। हमारे बीपी को देखना है, बीपी 80-120 सामान्य है। उम्र के साथ यदि उम्र ज्यादा है तो 90-140 तक भी सामान्य माना जाता है। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाई हो रहा है, तो आप कान की एक्सरसाइज करके उसको सामान्य ला सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है, किडनी लिवर और हार्ट डिसीज से बचना है। यदि बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, तो टेस्ट कराते रहे, है ना। हमें ये चीजें ध्यान रखेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है, तीव्र रोगों में ही विकारों को रोक देना है। ये जो हमने बताया, हाई बीपी, शुगर, ये सब जीर्ण रोग या असाध्य रोग है। पर यदि हमने शुरुआती दौर में ही यदि रोग को निपटा दिया तो हमें ध्यान रखना है कि तीव्र रोग के उपचार में थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके लिए सबसे पहले हमको ताजी हवा खाना है ना। ताजी हवा, कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा या धूप पर्याप्त आती हो, उसका ध्यान रखना है। उपवास, यदि मान लो तीव्र रोग आया है, कोई रोग आया है, बुखार आया है, सर्दी खांसी वगैरह है, तो उस समय भोजन बोझ कम कर दे और उपवास कर सकते हैं। प्यास बुझाने के लिए केवल जल पर्याप्त मात्रा में दें। हम क्या करते हैं, ये जूस ना फलाना जूस, उसके बजाय है ना खट्टे फल का रस मिलाना दे सकते हैं, है ना। पाचन संस्थान को यदि बुखार वगैरह आ रहा है तो उस समय हम उपवास लंबे समय का करें। पर हाँ, ये ध्यान रखना है, उपवास तोड़ते समय सावधानी रखें, अचानक भोजन पर नहीं आए। जल उपचार, यदि तीव्र रोग आ गया है तो जब भी बुखार बढ़े, गीली लपेट, ठंडा स्पंज या ठंडी फूंक मार दे दें। अधिक ठंडे पानी के प्रयोग से बुखार और स्वेलिंग को न दबाएं और तापक्रम को खतरे के बिंदु से नीचे ही बनाए रखें। यदि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसको ठंडे पानी से, बाकी सामान्य पट्टी से, न तो बर्फ और नहीं किसी प्रकार का गर्म उपचार काम में लें। यदि बुखार है तो, है ना। विषों को निकालने के लिए गीली चादर लपेट बहुत अच्छी विधि है। यदि उनको टॉक्सिक निकालना है तो गीली चादर लपेट अपन दे सकते हैं, हमको लपेट आनी चाहिए ये चीजें। औषधि प्रयोग, यदि तीव्र रोग हो गया है तो उसको दबाने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि या विषैली दवाओं का प्रयोग से बचें। होम्योपैथिक दवाएं या आयुर्वेदिक औषधि वो लिए जा सकते हैं, पर वो भी किसी प्रशिक्षित या योगी, जैसे हमने दादी नानी के नुस्खे, उनसे अपन ले सकते हैं। फिर हाथों से उपचार, यदि मान लो तीव्र रोग है तो हम एक्यूप्रेशर से, चुंबक से या बालिश द्वारा उसको अपन कर सकते हैं। और यदि तीव्र रोग है तो उसके लिए हमें उसको सपोर्ट देके मानसिक रूप से चिंता और भय की अवस्था निकाल के उसकी विचार विमर्श करके उसके बातचीत करके हम तीव्र रोग से निदान पा सकते हैं। पर यदि तीव्र रोग को नहीं संभाला तो यही तीव्र रोग आगे जाके जीर्ण रोग का कारण बन जाएगा। जीर्ण रोग क्या करेगा, जीर्ण रोग, तीव्र रोग में जो प्राकृतिक चीजें जो अंदर जकड़न थी उसको बाहर निकालने में मदद करती है। पर यदि वो नहीं निकाल पाए तो ये तीव्र रोग आगे जाके जीर्ण रोग हो जाते हैं, है ना। इन प्राकृतिक विधियों को, यदि प्रकृति के रोगों को, सभी जीर्ण रोगों, तीव्र रोग का उपचार समान रूप से होना संभव है, तो प्राकृतिक विधियों से रोगों का प्राथमिक उपचार करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, वे जिन्हें रोगी स्वयं में काम में ले सके, इस शर्त पर रोगी को उनके साथ चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, है ना। फिर
प्राकृतिक चिकित्सक के देख रेख में उनको उपचार के बारे में बताना चाहिए। यदि हम ये काम करते हैं तो वो क्या होगा, वो अपने साथ घर में भी इलाज करेगा। और यदि मैं एक जीर्ण रोग का एग्जाम्पल लूं तो वो है अस्थमा या दमा। उसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिपेशन, मेंटल तनाव, श्वास नली की कमजोरी, मदर फादर से मिला हुआ रोग, दूषित वातावरण, है ना। फिर शरीर में कफ की अधिकता, कफ अधिकता क्यों हुई, तीव्र रोग हुआ था, हमने तीव्र रोग को दवा ले लेके दवा दिया तो जीर्ण रोग हो गया। तो हमें क्या करना है, ऐसे यदि कोई जीर्ण रोग हो जाए तो उसमें सबसे पहला काम है विश्राम। हमको विश्राम पर वो देना है महत्व, प्रॉपर रेस्ट जो हम करेंगे। फिर शरीर को विकार से बचाना, उसके लिए उसको डिटॉक्स करने के लिए स्टीम बाथ दे सकते हैं, सन बाथ दे सकते हैं। जो हमने तीनों रोग में उपचार किए थे उसको यहाँ हमको अधिक बढ़ाना पड़ेगा, है ना। उपवास करवाना पड़ेंगे, क्योंकि शरीर में उपवास से बड़ा कोई भी प्राकृतिक उपाय नहीं है। तो हमको क्या करना है, अगर कोई भी जीर्ण रोग हो गया तो हम उसको उपवास कराएं, प्राकृतिक उपचार के साथ 2-3 दिन उपवास कराएं, है ना। उसे ये चीजें मिट जाएगी। उपवास के दौरान केवल नींबू पानी मिला हुआ पिला सकते हैं, एनिमा लेना चाहिए और उपवास तोड़ने में सावधानी रखना चाहिए। जो लोग लंबा उपवास नहीं कर सकते उनको कम से कम 3 से 7 दिन का उपवास करना चाहिए। ऐसी कई अच्छी चीजें जिनके ऊपर अपने को बात करना थी, और आज रोगों के उपचार के ऊपर बात करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को यही करना है कि सबको मिलके हमको एक स्वस्थ बनाना है और शरीर को स्वस्थ रखना है। तो शरीर की भाषा को हमको पढ़ना पड़ेगा, शरीर को समझना पड़ेगा, और यही हमारा एक मिशन है, होलिस्टिक हेल्थ। वही मिशन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का। तो हमको ये करना है और अपने आप को स्वास्थ्य का फायदा लेना है। तो आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, और ऐसे ही अपन विषयों पे बात करते रहेंगे, है ना। तो अब अपन मिलते हैं, आप संपर्क में रहें। एक दिन बाद अपन फिर इसका जो चौथा चैप्टर है उस पर बात करेंगे। हमने पहले 2 विषय पे बात किया था, तीसरा विषय था इंटरनेशनल नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन के जी अपना है स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत पे काम करना है, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी का मंगल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।